हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे समास। ठीक है, समास हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, एक बार फिर से इसको देखेंगे ताकि आपके आने वाले परीक्षा में आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं समास कहते किसे हैं। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि अगर आपसे कोई पूछता है कि समास किसे कहते हैं तो आप कहोगे कि समास क्या है, संक्षिप्ती करण है। क्या है, संक्षिप्तीकरण कह लीजिए या फिर संक्षेपीकरण कह लीजिए। ठीक है, क्या है, संक्षेपीकरण। ठीक है, उसके बाद क्या है समास, जैसे मान लीजिए कहते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द, बने हुए नए सार्थक शब्द। देखिए यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, सार्थक शब्द की बात कर रहा है। ऐसा नहीं कह रहा कि कोई भी दो शब्द मिल जाए उसके अर्थ हो या ना हो, इस तरह की बात नहीं। क्या कह रहा है, नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अगली बात क्या आती है कि समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। मुख्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग अव्ययी भाव समास क्या होता है, ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके नियम क्या है, ये जानेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे ओके तो हम लोग बात कर रहे थे अव्ययी भाव समास की। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है या अव्यय होता है, ठीक है, अव्यय और प्रधान एक ही है, उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। एक तरह से ट्रिक के हिसाब से अगर आप समझें तो उपसर्ग, उन शब्दों में उपसर्ग भी लगा होता है। अब आप कहोगे कि उपसर्ग कैसे लगा होता है, तो आइए देखिए। जैसे उदाहरण है प्रतिदिन। ठीक है, तो प्रतिदिन, अब प्रतिदिन में अगर आपसे कोई कहे कि उपसर्ग इसका अलग करिए, तो आप इसको क्या करोगे, इसको अलग कर दोगे, है ना। तो ऐसे भी हम समझेंगे कि प्रतिदिन यानी अव्ययी भाव समास। आजन्म, आपसे कोई कहे कि आजन्म में क्या उपसर्ग लगा है, तो आ लगा है। ठीक है, आ लगा है और बात किसकी कर रहा है, जन्म की कर रहा है। और जब इसको हम जोड़ते हैं तो कहता है आज जन्म, यानी पूरे जन्म, जन्म जन्मांतर तक की बात ये कर रहा है। तो हम दो तरीके से इसको समझेंगे। एक तो कि इस शब्द को जब इसका अर्थ हम निकालते हैं तो इसमें किसकी बात कर रहा है, प्रधानता किसकी दे रहा है, तो प्रति की दिन की तो बात कर ही रहा है, लेकिन प्रधान क्या है इसमें, प्रतिदिन की बात कर रहा है। एक कंडीशन रख दिया है प्रति की। ठीक, आ जन्म, जन्म की बात कर रहा है। अब इसका हमने संधि विच्छेद किया तो आ धन जन्म, आ उपसर्ग भी हो गया और जन्म तो है, लेकिन कैसा जन्म है, आ जन्म, पूरा जीवन ही की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो एक तो उपसर्ग के रूप में भी हम इसको समझेंगे कि ये अव्ययी भाव समास है, और दूसरा इसी पद की, पहले पद की ही क्या है, ये अव्यय और प्रधान दोनों है, इसलिए ये क्या है, अव्ययी भाव समास है। आगे एक शब्द है हमारे पास, क्या है, महर्ष। जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे करते हैं, म धन हर्ष। अब देखो महर्ष में अगर कोई पूछे उपसर्ग क्या लगा है, तो ऊ लगा है। ठीक, लेकिन इसी की प्रधानता है, इसलिए ये क्या है, अव्ययी भाव समास है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यथा संभव, यथा धन संभव। अब ये यथा संभव, संभव की तो बात कर रहा है कि हाँ ये चीज चलो संभव है, लेकिन यथा मतलब जितना हो सकेगा। भाई हम कहते हैं ना, यथा संभव प्रयास करिए, अगर आपसे हो जाएगा तो अच्छी बात है। ठीक, तो यथा संभव यानी आपसे जितना हो सके उतना प्रयास करिए। ठीक है, प्रतिकूल, अब कूल की बात किया है यानी किसकी, किसी चीज के अनुकूल, प्रतिकूल, है ना। तो अब प्रति यानी प्रति की बात कर दिया है, तो प्रति क्या है, अव्यय है और प्रधान है। अब आपको समझ में आया होगा कि ये अव्ययी भाव समास है क्या। ठीक है, पहले तो हम किससे देखेंगे,
क्या देखेंगे समास में? समास को संक्षिप्तीकरण या संक्षेपीकरण कहते हैं। दूसरा, समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। उसके बाद हमने जाना कि अव्ययी भाव समास कहते किसे हैं। तो जिस समास का पहला पद प्रधान या अव्यय होता है उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। एक तरीके से और समझा जाए तो अव्ययी भाव समास के शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग किया रहता है। उस तरीके से भी हम समझ सकते हैं ये ट्रिकी के माध्यम से। ठीक है, आगे बात करेंगे हम विशेष। इस पे विशेष बात क्या होती है, मतलब नोट करने लायक बात क्या होती है जो कम समय में समास समझ में आए। एक ही शब्द कई बार आने पर, कई बार होती है, जैसे कि अव्ययी भाव समास के कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जो हमें लगता है कि इसमें क्या होगा। ठीक है, तो एक विशेष चीज इसमें ये होती है कि एक ही शब्द कई बार आता है। ठीक है, उसमें भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ, एक ही शब्द, जब इसका हमने समास विग्रह किया तो हाथ हाथ आया। ठीक है, एक ही शब्द 2 बार आया। तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही शब्द जब 2 बार आता है तो वहां पर भी क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। हाथों हाथ यानी हाथ हाथ, दिनों दिन यानी दिन दिन। एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है तो यहाँ पर भी क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? देखिए, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास में क्या होता है? जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान गौण होता है और दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है? जिस समास में पहला पद अर्थात पूर्व पद कह लीजिए, ठीक है, इसी को पूर्व पद भी कहते हैं। पूर्व पद क्या होता है? गौण होता है और उत्तर पद, है ना, उत्तर पद कहिए या फिर दूसरा पद कहिए। उत्तर पद या दूसरा पद क्या होता है? इसमें प्रधान होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में एक बात और होती है कि जब हम इस समास का, तत्पुरुष समास के शब्दों को जब बनाते हैं तो उसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें देशगत, ठीक है, देशगत ये हमारा एक शब्द है। ठीक है, अब इसका जब संधि विच्छेद समास विग्रह करेंगे तो क्या कहेंगे? देश को गत। ठीक है, अब यही लोप हो जाता है। ये हमारा क्या है? कारक चिन्ह है। और यही जब इसका शब्द बनाते हैं, इस समास विग्रह को जब पद में बदलते हैं, इसका एक शब्द संक्षेपीकरण करते हैं तो ये कारक चिन्ह हमारे क्या होते हैं? लोप हो जाते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। यानी तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का, परसर्गों का, कारक चिन्ह या परसर्गों का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके लिए आप कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। 8 भेदों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कारक का जो पद होता है, जब इसका समास विग्रह करते हैं तो उसमें कारक के चिन्हों को दिखाया जाता है। लेकिन जब वही समास संक्षेपीकरण में हो जाता है, उसका पद बन जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है? उन कारक चिन्हों को, परसर्गों का, उनका लोप हो जाता है। ठीक है, ऐसे भी हम उसको समझेंगे। ठीक है, जैसे हम बात करें राजमहल। ठीक है, अब राजमहल की बात कर दिए, किसकी बात कर दिए? इसका जब समास विग्रह करेंगे तो क्या कहेंगे? राजा का महल। ठीक है, राजा का महल। लेकिन जब ने हम इसका समस्त पद हमने बना दिया तो ये हमारा जो कारक चिन्ह है, परसर्ग है, वो क्या हो गया? लोप हो गया। ठीक है, परसर्ग का लोप हो गया। तो हम ध्यान रखेंगे कि तत्पुरुष समास में वो होता है जिसका पहला पद गौण और उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। आई बात समझ में?
अब तत्पुरुष समास में अब जैसे हमने बात की यहाँ पे को, तो को क्या होता है, ये कौन सा होता है, कौन सा तत्पुरुष समास होता है? आपने इसका कारक चिन्ह देखा और उससे आपको पता चल गया होगा कि तत्पुरुष समास में क्या है, यानी कर्म। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, कर्म की बात कर रहा है। यहाँ पे को हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं, उदाहरणतः जैसे एक शब्द है, अब बात करेगा कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है, तो हम पहले समझेंगे कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास। अब देखो, अब उदाहरण से समझेंगे कि इसमें कैसे कर्म का जो चिन्ह है, परसर्ग है, वो लोप होता है। तो जैसे हम बात करें यश प्राप्त, ठीक है, जब इसका समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाता है, यश को प्राप्त। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा, जब हमने इसका समस्त पद किया तो ये को परसर्ग का यहाँ पे क्या हो गया, लोप हो गया, ये यहाँ पर छुप गया, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कर्म तत्पुरुष समास कहेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, आगे का हम लोग अगली क्लास में समझेंगे। थैंक यू।